सो हेलो एवरीवन गाइज, यार कैसे हो सब लोग। आई थिंक सभी जन एकदम अच्छे होंगे। और भाई साहब वापस से आपके लिए लेके आ गए यार स्टेट बोर्ड वाले भैया पे जो भी चैप्टर है अपना, विच चैप्टर नंबर 4 होने वाला है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जिसका अपन ने पहला पार्ट बहुत अच्छे से चेक कर लिया था। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 2, जिसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है विथ हैंड रिटन नोट्स। जी हाँ, ये एक मात्र ऐसा चैनल है पूरे महाराष्ट्र में जो आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करता है। तो यार फटाफट से अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा यार शेयर कर देना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टूडेंट्स, फटाफट से हम देख लेते हैं विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो देखो स्टूडेंट्स, अपन ने जो है सभी चीजें विच इज बोर्स मॉडल वगैरह, हाइड्रोजन मॉडल वगैरह, वो सभी अपन ने एकदम डिटेल में चेक कर लिया है। अभी आज अपन देखने वाले हैं विच इज लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। मतलब कि भाई साहब बोर्स मॉडल के क्या क्या लिमिटेशंस थे। जैसे अपने को पता था कि जो रुदरफोर्ड का मॉडल था, रुदरफोर्ड के मॉडल्स में भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकले थे। जैसे वो एनर्जी नहीं बता पाया, सभी चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। 54 मिनट्स का वो लेक्चर है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में दे दूंगा या फिर प्लेलिस्ट दे दूंगा नीचे में, अपने आप ज्वाइन हो जाती है प्लेलिस्ट, तो उस प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। So we have understood the Bohr's model, and Bohr's model it depends on the quantum। अभी मैंने आपको डिटेल में पिछले लेक्चर में क्वांटम वगैरह भी बताया था। ठीक है, अभी लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट्स, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जो Bohr's मॉडल था, Bohr's मॉडल भी जो था उस पर भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ गए। ठीक है, उस पर भी जो है लिमिटेशंस आ गए। अभी वो लिमिटेशंस कौन से आए, क्या क्या है, वो अभी हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आपको पहला पॉइंट दिख रहा है, सो Bohr's एटॉमिक मॉडल फेल टू अकाउंट द फाइनर डिटेल्स। मतलब कि Bohr's एटॉमिक जो मॉडल था, ठीक है, जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था उसने फाइनल डिटेल्स बताना नहीं बता पाया वो फाइनल डिटेल्स। अभी आप बोलेगे भैया फाइनल डिटेल्स क्या होते हैं यार, हमको फाइनल डिटेल्स बता दो। सो फाइनल डिटेल्स मतलब कि स्टूडेंट्स, जो छोटा सा अपना एटम होता है उसका ना वो वजन बता पाया, ना सभी चीजें, ऐसे चीजें वो नहीं बता पाया। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का मास तो वो बता पाया, लेकिन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व कैसे होता है, वो सब शेल में कैसे कन्वर्ट होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट उसका कैसे रहता है, इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व होते हैं, ये सभी चीजें वो नहीं बता पाया। तो बस आपको ज्यादा चीजें कुछ ध्यान में नहीं रखना है, आपको बस फर्स्ट जो लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल ये फेल हो गया। क्या बताने के लिए? फाइनल डिटेल्स बताने के लिए। फाइनल डिटेल्स किसके स्टूडेंट्स? जाहिर सी बात है यार बोलना भैया कि बोर मॉडल ये एटम्स के बारे में था, तो एटम्स के फाइनल मॉलिक्यूल्स या फिर फाइनल पार्टिकल्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देना कौन नहीं बता पाया? विच इज बोर्स नाम का जो साइंटिस्ट है वो नहीं बता पाया। ओके, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट। इट्स मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। मतलब कि ये मॉडल ने बस हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बताया। 5 स्पेक्ट्रम में हम सभी को पता है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, मैंने वो पीछे के लेक्चर में आपको बताया, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। ठीक है, सो बस अगर आपने वो लेक्चर नहीं भी देखा होगा और बोर्स मॉडल के लिमिटेशंस ही आप बस देखने आए होंगे, तो आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट तो ये भाई साहब कि बोर्स मॉडल ने ये बता ही नहीं पाया, बोर्स मॉडल ये बता ही नहीं पाया कि फाइनल पार्टिकल्स कैसे होते हैं एटम्स के अंदर। उसके बाद सेकंड पॉइंट वो क्या नहीं बता पाया, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। मतलब कि हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ एटम्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। पोटेशियम सोडियम का वो स्पेक्ट्रम बता ही नहीं पाया। मतलब वो बस किसको पकड़ के बैठा था? हाइड्रोजन को पकड़ के बैठा था। पता नहीं क्या था उसका हाइड्रोजन के साथ, वो अपने को पता नहीं, लेकिन वो बस हाइड्रोजन के साथ ही पकड़ा हुआ था। ओके, देन इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ध्यान देना है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जो भी स्पेक्ट्रम के लाइंस होते हैं वो लाइंस कैसे स्प्लिट होते हैं, मतलब अलग अलग कैसे होते हैं, मतलब कितने रेंज तक जाते हैं। जैसे n इक्वल्स टू 2n हो गया, 3n हो गया, 4n हो गया, 5n हो गया, 4 तक ही जाता है, विच इज होल नंबर्स रहते हैं, राइट। तो वो किसके प्रेजेंस में वो नहीं बता पाया? मैग्नेटिक फील्ड के और इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब कि किसके प्रेजेंस में स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फील्ड में वो नहीं बता पाया। अभी आप बोलोगे भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर आपको जानना है तो बाहर देखो जरा, धूप देखो, धूप में देखो आपको एक चीज दिख रही है। क्या दिख रही है? धूप दिख रही है, राइट, लाइट। सो लाइट इज मतलब कि लाइट क्या होती है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, अपनी जो लाइट होती है ना, जो सूर्य की किरण होती है, वो सूर्य की किरण क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो वो क्या नहीं बता पाया स्टूडेंट्स? स्पेक्ट्रम लाइन। सपोज मैंने एक एटम लिया है, उस एटम को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर डाल रहा हूं, तो उसमें जो है वो स्प्लिटिंग नहीं हो रहा था, स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट नहीं हो रहे से। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स,
इट फेल टू एक्सप्लेन द एबिलिटी टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स, मतलब कि वो फेल हो गया ये बताने के लिए कि मॉलिक्यूल्स के पास भी केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, ये बताना ही वो भूल गया यानी कि वो बता ही नहीं पाया या फिर उसको मालूम ही नहीं था, समथिंग लाइक दैट। मतलब कि दो एटम्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जो दो एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो कुछ मॉलिक्यूल्स या फिर कुछ बॉन्ड्स प्राप्त करते हैं। जैसे आप सभी को पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड लग रहा है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड लग रहा है, राइट, विच इज डबल बॉन्ड लग रहा है, केमिकल बॉन्ड लग रहा है, तो वो केमिकल बॉन्ड नहीं बता पाया। जैसे आयोनिक बॉन्ड हो गया, आयोनिक बॉन्ड मतलब कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ होता है, जैसे NaCl Na++Cl-, सो दिस इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। लेकिन ये कौन नहीं बता पाया कि दो एटम्स या फिर दो एलिमेंट्स में ये एबिलिटी होती है कि वो केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन भाई वो बता ही नहीं पाया। ठीक है, अभी किस कारणों के वजह से जो है बोर्स मॉडल ये फेल हुआ है वो भी मैंने बताया। देखो यार आज चेहरा एकदम अच्छे से चमक रहा है अपना। ओके, सो किस कारण के वजह से, व्हाट वर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल ये फेल क्यों हुआ, जैसे आप एग्जाम में फेल क्यों होते हो, बिकॉज यार भाई बोलना भैया हमने इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ किया, ठीक है, नेहा का मैसेज आ गया था, ठीक है, बॉयज़ को किसी नेहा का मैसेज आ गया होगा, गर्ल्स को किसका विच इज़ राहुल का मैसेज आ गया होगा, राइट। सो नेहा और राहुल के मैसेज से अगर हमको छुटकारा मिलेगा तब जाके हम पढ़ाई करेंगे ना, बोलना भैया। अभी लास्ट के एग्जाम के लास्ट में या फिर पहले हम लेक्चर्स देख रहे हैं तो कैसे होगा। ठीक है, उस टाइप में होता है। तो उसके भी कुछ कारण थे, अभी बोर्स मॉडल के भी कुछ कारण थे। अभी क्या कारण थे, इसमें पर्सनल कारण नहीं होंगे कि उसके बीवी ने उसको खाना नहीं दिया वगैरह वगैरह, वो चीज़ें नहीं होगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, सो मजाक की बात छोड़ना है, फटाफट से टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, सो व्हाट वर द रीजंस ऑफ द बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल के कारण क्या थे, रीजन क्या थे कि वो फेल हो गया, राइट। सो डी ब्रॉगलिस प्रपोज द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब कि डी ब्रॉगलिस ने एक प्रपोजल किया था, ठीक है, प्रपोजल किया था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर का। ड्यूअल बिहेवियर मतलब कि मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ऐसा बोला था, मतलब इलेक्ट्रिक भी होता है और मैग्नेटिक भी होता है। सो दिस वाज द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ओके, देन हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस डी ब्रॉगलिस प्रपोज्ड इन 1924 द मैटर शुड एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर। ठीक है, डी बॉर्गिल ने क्या बोला, डी बॉर्गिल नाम का एक साइंटिस्ट था, डी बॉर्गिल ने क्या प्रपोज किया, ठीक है, प्रपोज किया कि 1924 में उसे प्रपोज किया था, प्रपोज यानी कि स्टेट किया था कि मैटर शुड एग्जिबिट इन द ड्यूअल स्टेट, मतलब कि जो भी मैटर है, अभी मैटर क्या होता है, मैटर मतलब कि कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, वॉल्यूम वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल होगा, आपके मोबाइल को आपने सपोज एक जगह पे रखा होगा, तो उस जगह पे अपन वही लेंथ पे वही जगह पे अपन कुछ और नहीं रख सकते, राइट। मीन्स मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर मतलब कि कोई भी सब्सटेंस ले लो यार, ठीक है, उस प्रकार। सो उसने क्या बोला है डी बॉर्गिस ने कि मैटर ये दो ड्यूअल बिहेवियर होता है, मैटर का ये ड्यूअल बिहेवियर होता है, विच इज़ कौन सा होता है, पार्टिकल बिहेवियर भी होता है और वेव प्रॉपर्टीज भी उसमें होती है। मतलब कि मैटर ये पार्टिकल में भी आ सकता है या फिर वेव मतलब कि हवा का झोंका, ठीक है, हवा के झोंके में भी आ सकता है। सो ड्यूअल बिहेवियर डी बॉर्गिल ने क्या बोला है, ड्यूअल बिहेवियर बोला है, विच इज मैटर हैज़ द ड्यूअल बिहेवियर विच इज पार्टिकल भी होता है भाई साहब वो, और वो भाई साहब वेव भी होता है। ठीक है, आ गया समझ में, बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, डी बॉर्गिल ने एक प्रपोज किया था थ्योरी 1924 में, ठीक है, 1920 पिक्चर के 4 साल बाद उसने प्रपोज किया था। 1920 पिक्चर देखा होगा यार भूत का, राइट, सभी ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो नीचे लिंक देता हूँ, वो पिक्चर देख लो। ठीक है, सो 1920 पिक्चर के बाद 4 साल बाद जो डी बॉर्गिल था, ठीक है, बहुत हैंडसम था वो, ये देखो इस जैसा ही था। ओके, खुद की तारीफ कर रहा हूँ मैं। डी बॉर्गिल जो था उसने क्या किया, बोला कि मैटर ये ड्यूअल प्रॉपर्टी बताता है, ड्यूअल बिहेवियर बताया भाई साहब, विच इज पार्टिकल एंड वेव प्रॉपर्टी। पार्टिकल मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वेव्स मतलब कि जो इस प्रकार घूमते हैं। ठीक है, आई थिंक सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और उसने उसका एक फॉर्मूला दिया है, वेव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, विच इज लैम्बडा अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन एम विच इज प्यू। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, इसको बोलते हैं अपन वेव प्रॉपर्टी. सो इफ यू गेट एनी क्वेश्चन अबाउट द वेव प्रॉपर्टी, दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड यू एंड इन द व्हाट वी कॉल इन द एक्सरसाइज सेक्शन. सो व्हेन वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज सेक्शन आई विल टॉट यू अबाउट दिस. ठीक है, मैं पूरा की पूरा आपको डिटेल में समझा दूंगा. एक्सरसाइज का वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगा, टेंशन लेना नहीं है. थोड़ा सा काम चल रहा है स्टूडेंट्स रैंडमली, आप सभी को पता है. सो दैट्स वाई हो रहा है. तो मैं फटाफट से अपलोड करने का, फटाफट क्या तुरंत अपलोड कर दूंगा. ठीक है, फॉर द एक्सरसाइज. ओके, सो लैम्बडा इक्वल्स टू एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, सॉरी हेंसबर्ग वगैरह जो होता है, और एम होता है विच इज पी. ओके, सो आई थिंक सभी को यहाँ तक क्लियर होगा. उसके बाद वेर्नर्स हेंसबर्ग, ये करो ना करो कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब कि इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, हेनबर्ग्स वगैरह. ठीक है, हेनबर्ग्स का बस अपन ने अगर फॉर्मूला भी कर दिया, तो हेनबर्ग्स ने देखो क्या बोला था. ठीक है, जिस प्रकार जो ये वाला साइंटिस्ट था विच इज डी बॉर्गिल्स, तो डी बॉर्गिल्स ने क्या बोला था स्टूडेंट्स, अपन ये फेलियर देख रहे हैं, फेलियर देख रहे हैं, मतलब कि बोर्स मॉडल आने के बाद डी मॉर्गल ने ये बता दिया. देखो बोर्स मॉडल ने क्या बोला कि वो ये होता है विच इज क्वांटम थ्योरी पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी बॉर्गिल क्या बोल रहा है कि पार्टिकल और वेव पार्टिकल होता है, तो इसके वजह से राइट, तो वो फेल हो गया. फिर उसके बाद जो वेर्नर हेंसबर्ग था, इन दोनों ने उनका गेम बजाया है. ठीक है, वर्नर हेंसबर्ग ने बजाया है और जो डी बॉर्गिल्स था, इन दोनों ने मिलकर किसका गेम बजाया भाई, विच इज बोर्स मॉडल का गेम बजाया है. अभी देखो इसने कैसे गेम बजाया. पहला गेम तो समझ गया. पहला गेम क्या था कि डी बॉर्गिल ने बाद में ये स्टेटमेंट दिया कि मैटर जो होता है, ध्यान से सुनना है बच्चों, कि जो मैटर होता है वो मैटर ड्यूअल नेचर बताता है. ड्यूअल नेचर मतलब कि पार्टिकल नेचर, एट द सेम टाइम इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, मैटर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव. ठीक है, लेकिन जो बोर्स मॉडल के अनुसार वो क्या बोला है कि वो क्वांटम थ्योरी पे डिपेंड है, जो कि गलत था. राइट, आ रहा है समझ में. सो दैट्स वाई पहले उसने गेम बजाया. अभी देखते हैं इसने कैसे गेम बजा दिया भाई. ओके, अभी ये देखो वर्नर्स हेंसबर्ग, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब कि इसने क्या बोला, अभी जो अपन बोर्स मॉडल पे आएंगे, बोर्स मॉडल ने क्या बोला था स्टूडेंट्स, बोर्स मॉडल ने क्या बोला था. ठीक है, वेट एवरीवन, आई विल. बोर्स मॉडल ने क्या बोला था, बोर्स मॉडल क्या बोलता है कि भाई जो भी एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो रिवॉल्व होता है सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से वो रिवॉल्व होता है. राइट, सपोज इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बाकी सभी के भी वही होगी. लेकिन बाद में फिर हेंसबर्ग आता है गेम बजाने के लिए. हेंसबर्ग क्या बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है. जो अपना बोर्स मॉडल है, बोर्स मॉडल ने गलत स्टेटमेंट दिया है अपने को. बोर्स मॉडल ने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सेम होगी, एग्जैक्ट पोजीशन पे होगा. लेकिन जो वर्नर हेंसबर्ग था, वर्नर हेंसबर्ग ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अपन एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि वो उतनी ही होगी. वी कैनॉट एज्यूम इट, अपन एज्यूम नहीं कर सकते, अपन उसको एज्यूम नहीं कर सकते. वी कैनॉट एज्यूम द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, बोर्स हाइड्रोजन मॉडल, वो बोलता है कि भाई एज्यूम कर सकते हो. वर्नर हेंसबर्ग बोलता है कि एज्यूम नहीं कर सकते हो. मीन्स 100 बात की एक बात, वर्नर हेंसबर्ग ने बस इतना बोला कि भाई अपन वेलोसिटी और मोमेंटम एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन का, तो भाई तेरा जो ऊपर का जो तेरा हाइड्रोजन मॉडल है वो हाइड्रोजन मॉडल गलत है. मतलब पहला वाला गेम किसने बजाया, पहले गेम बजाया विच इज किसने, डी बॉर्गिल्स ने बजाया. डी बॉर्गिल्स ने क्या बोला कि हाइड्रोजन कि जो भी ये होता है, मैटर होता है, उसके दो नेचर होता है, विच इज पार्टिकल नेचर, एट द सेम टाइम इट ऑल्सो पोजेसेस द वेव नेचर. लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ने क्या बोला था भाई कि वो क्वांटम थ्योरी पे डिपेंड है, जो कि गलत था. फिर दूसरी बार किसने गेम बजाया, विट इज हेंसबर्ग ने गेम बजाया. हेंसबर्ग क्या बोलता है कि भाई अपन इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम या फिर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपन चेक नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते. इम्पॉसिबल है वो, कैसे बताएंगे, क्योंकि चार्ज कितना होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन पे, -1.6 × 10⁻⁻⁹. भाई कितना छोटा ही है, कैसे लगाएगा. लेकिन जो अपना बोर्स मॉडल होता है, बोर्स मॉडल बोलता है कि भाई बता सकते. तो यार अभी जो हेंसबर्ग था, बाद में हेंसबर्ग आया था, हेंसबर्ग का प्रूफ हो गया. सो दैट्स वाई जो एटॉमिक थ्योरी थी किसकी, एटॉमिक मॉडल था किसका, विच इज व्हाट वी कैन से विच इज बोर्स का, वो गलत हो गया. ठीक है, सो मैथमेटिकली अपन इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं. फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है, अभी आप बोलेंगे सर डेल्टा एक्स क्या होता है, भाई यहाँ पे लिखा है डेल्टा एक्स होता है अनसर्टेनिटी पोजीशन.
ठीक है। डेल्टा पी एक्स होता है विच इज़ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। पी मतलब कि मोमेंटम होता है, आपने 10th में भी देखा होगा मोमेंटम का फॉर्मूला विच इज़ न्यूटन सेकेंड लॉ वगैरह जो होता है मोमेंटम पे डिपेंड होता है, तो वो वाला, ठीक है। और एच वगैरह तो ये रीड्सबर्ग कॉन्स्टेंट आप सभी को पता है, तो उसमें बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। और 4 पाई मतलब 4 इंटू 3.14 करना पड़ेगा, तब जाके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स अपन बताने वाले, टेंशन लेना नहीं है। अभी उसके बाद स्टूडेंट्स फटाफट से आएंगे विच इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ लिखी है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए, क्या है, ये कुछ काम का है नहीं वैसे ठीक है, ये कुछ काम का है नहीं आपके लिए। उसमें आप खुद टेक्स्ट बुक में भी चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में भी नीचे उन्होंने लाइन लिखी है कि यू डजंट हैव टू टेक एनीथिंग, मतलब आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो भैया यहाँ पे देते क्यों, हम बच्चों को पहले पढ़ाई हो रही नहीं है, ठीक है, पहले नया और राहुल का मैसेज आ रहा है, ऊपर से आप बोल रहे हो भाई ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी पढ़ लो। भाई नहीं पढ़ने का यार, ठीक है, अपन बस थोड़ा सा जान लेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होता है। ओके, अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर जिनको क्वांटम नहीं पता होगा तो पहले का लेक्चर देख के उसमें डिटेल में बताया, तभी भी मैं वापस एक बार बता देता हूँ। ऐसा मैटर या फिर ऐसा सब्सटेंस जो कि एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर रिलीज कर सकता है लाइट, उसको अपन बोलते हैं क्वांटम। क्या बोला भैया ने, ऐसा सब्सटेंस जो कि एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर एमिट कर सकता है लाइट एनर्जी, उसको बोलते हैं क्वांटम। मैकेनिकल मतलब कि जो मतलब अपन जो मैकेनिक जो काम करते हैं, मैकेनिक काम करते हैं मतलब वो नहीं जो गाड़ी वीड़ी साफ करते वो वाला मैकेनिकल नहीं, ठीक है। मैकेनिकल इट इज़ अ टाइप ऑफ, अगर उसका एक एग्जांपल लेना है आपको, जैसे अपन मैकेनिकल वर्क करते हैं, ठीक है, हार्डवर्क करते हैं, वजन वगैरह उठाते हैं, ठीक है, तो वो वाला होता है, उसमें आता है मैकेनिकल वर्क, राइट। सो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आखिर ये काम कैसे करता है, तो ये सबसे पहले बनाया किसने था स्टूडेंट्स, ये बनाया था वर्नर हेंसबर्ग ने, जिसने गेम बजाया था बोर्स मॉडल का, और अर्विन स्कैड्रोडिंगर, ठीक है, स्कैड्रोडिंगर अपन इसको नाम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप अलग प्रोनाउंस कर सकते हो तो आप मेरे को बता दो, वो भी अपन प्रोनाउंस कर देंगे। ओके, देन वी विल मूव, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये मॉडल किस पे डिपेंड है, अनसर्टेनिटी पे। अनसर्टेनिटी मतलब कि स्टूडेंट्स कठिनाइयाँ, ठीक है, मतलब कुछ भी चीज़ें अनसर्टनली हो रहा है, ठीक है, कुछ भी चीज़ें अनसर्टनली हो रहा है, और वेव मोशन पे डिपेंड होगा। उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह है स्टूडेंट्स, देखो बहुत ही अलग फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको नहीं आता है, आप इसको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। देखो आपके भैया ने यहाँ पे पहले लिख दिया है कि ये कुछ काम का है नहीं वैसे, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम स्टूडेंट्स सबसे मेन टॉपिक पे आने वाले हैं, आज का जो अपना सबसे मेन टॉपिक होता है, ठीक है। इट विल ये आपको बताएगा, ठीक है। देखो मैंने आपके लिए एक यहाँ पे बहुत बड़ा सा चार्ट बनाया है, राइट, हैंड रिटन नोट है ये, देखो अपना ही ये पूरा सिग्नेचर वगैरह फोड़ना है, राइट, तो ये बनाया है मैंने, ठीक से ध्यान देना है। ये अगर एक बार में समझ गया ना स्टूडेंट्स आपको, विच इज़ शेल क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम क्या होता है, राइट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एज़ोमीटल क्वांटम नंबर क्या होता है, सब शेल क्या होता है, राइट, ये देखो विच इज़ शेल क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एज़ोमीटल क्वांटम नंबर क्या होता है, सबशेल क्या होते हैं, सबशेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और मैग्नेटिक की वैल्यू कैसे होती है, बहुत डिटेल में है, ठीक है। तो ये अगर एक बार समझ गया ना तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगी यार, ठीक है। टॉपिक का लास्ट है अपना, ओके। सो वो समझने के पहले अपने को पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर समझना पड़ेगा, ठीक है। एकदम ठीक से ध्यान देना है, अपने आजू बाजू में जो भी छोटा भाई बहन होगा उसको बोलना भाई थोड़ा सा साइड में बैठ, अपने को सीखने का है आज, ओके। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स, ठीक है, ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं आप सभी को पता है, विच इज़ n का स्क्वायर होता है, राइट। क्वांटम नंबर्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4, अपन ने देखा है पिछले लेक्चर में, मैंने आपको बताया था, राइट, क्वांटम नंबर, ओके। देखो अगर आप पीछे का लेक्चर पूरा नहीं देख के आए हो डिटेल में तो ये नहीं समझेगा यार, ठीक है, ये नहीं समझने वाला है, ओके। उसके बाद मेनी वेव पार्टिकल्स फंक्शंस आर पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन एन एटम। मतलब आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, बचपन से अपन यही चीज़ देखते आ रहे हैं 7th 8th 9th से, कि भाई ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट 4 ऑर्बिट होते हैं, विच इज K L M और N, राइट। K होता है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, सभी को क्लियर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, राइट। अभी इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स n स्क्वायर, राइट, n स्क्वायर। तो पहले का आंसर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, n स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले लो, 2 का स्क्वायर कितना होगा
4 होगा, मतलब ये 1 1 ही होगा, ये 2 का 4 में कन्वर्जन हो जाएगा, राइट। 3 का किस में होगा, 9 में होगा, स्क्वायर कर देना है, और ये इसका 16 आ रहा है सभी को समझ में। मतलब कि देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, यस। n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की वैल्यू है पहले 1, उसको अपन k शेल में डालेंगे, बाद में है 2 तो उसको l डाल लेंगे, बाद में है 3 तो उसको m k l m n, ठीक है। और इसका n स्क्वायर होता है, राइट। n स्क्वायर अपन रिप्रेजेंट करते हैं, n स्क्वायर से, आप सभी को पता होगा, n स्क्वायर से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। n स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मैग्नेटिक को, ओके। वो समझेगा आपको धीरे धीरे, विच इज़ 1 4 9 और 16। बाकी कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय n स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। n की वैल्यू 1 हुई तो वो k शेल में जाएगा, 2 हुई तो वो l में जाएगा, 3 हुई तो m में जाएगा, और 4 हुई तो n में जाएगा। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, प्रिंसिपल यानी कि एकदम मुख्य, ठीक है, मुख्य जो बोलते हैं अपन, एकदम हेड। सो हेड क्या होता है, n का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 9 और 16। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हियर टिल हियर वेरी वेल, ठीक है। सो ये होता है विच इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बस इतना होता है। तो ये अगर आप चार्ट बना सकते हो, या फिर नीचे टेलीग्राम की लिंक दी यार, वापस जाके ज्वाइन हो जाना है, जिससे कि आपको नोट्स वगैरह सभी चीज़ें, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। सॉरी फॉर दैट, ओके। 2 मिनट पानी पी रहा हुआ, ये देखो बॉटल का आवाज़ भी आएगा, ओके। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। भाई साहब एज़ोमिथल क्वांटम नंबर क्या होता है, भाई बोलना भैया इसका नाम ही बहुत अलग है। अभी ध्यान से सुनना है, डेफिनेशन से कुछ लेना देना नहीं इतना अपने को, हाँ। सो व्हाट इज मीन बाय एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, इट इज क्वांटम नंबर, ये एक प्रकार का क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर मतलब कि n इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है। फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल, किसके लिए, एटॉमिक ऑर्बिट्स के लिए। मतलब कि n अगर 1 होगा तो k ऑर्बिट में जाएगा, n अगर 2 होगा तो l ऑर्बिट में जाएगा, n अगर 3 होगा, मतलब कि क्वांटम नंबर अगर 3 होगा तो कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, m में जाएगा, और क्वांटम नंबर अगर 4 होगा तो कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, n में जाएगा। वो डिटरमाइन करता है कि वो ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा और उसका शेप कैसा होगा, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट्स 100 बात की एक बात, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर जो होता है वो एक्सप्रेस करता है कि वो कौन से ऑर्बिट में जाएगा और उसमें एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मैंने पिछले इसमें बताया है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम तो वो जाके देख लो, आपको समझ जाएगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम आपने नोट्स बनाए होंगे वैसे, राइट। और उसको अपन एल नंबर से डिनोट करते हैं, कौन से लेटर से, एल। देखो ध्यान से देना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अपन स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और एज़ोमिथल क्वांटम नंबर को अपन एल से, ठीक है। एल ज़रा अलग ही लिख दिया मैंने, ओके। ये देखो इस टाइप का एल से अपन डिनोट करते हैं। अभी जो आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, मैंने जो क्वांटम नंबर बोला था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या था, के एल एम एन, ठीक है, एन। यहाँ पे 1 2 3 4, यस एवरीवन। अभी जो एल होता है, एल कैसे होता है, एस पी डी एफ, 4 ब्लॉक्स होते हैं, पता है आप सभी को, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ, ठीक है। एस जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में आता है, पी जो होता है वो राइट हैंड साइड में आता है, डी जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं उसमें, और एफ जो होता है वो नीचे के उसमें होता है, विच इज लैंटिनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। देखो एल की वैल्यू किधर से चालू हो रही है स्टूडेंट, 0 1 2 3, ध्यान देना है। एल की वैल्यू वापस एक बार देखो, भैया ने क्या बोला यहाँ, एन की वैल्यू किससे चालू हुई थी स्टूडेंट्स, एन की वैल्यू चालू हुई थी 1 2 3 और 4 से, राइट। लेकिन एल की वैल्यू, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर किधर से चालू होता है, 0 1 2 3। आ रहा है सभी को समझ में, ये होता है ऊपर वाला जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, राइट, और जो नीचे वाला है वो एज़ोमिथल क्वांटम नंबर है। सो दिस इज द डिफरेंस। और आप अगर बोलना है तो एज़ोमिथल क्वांटम नंबर और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, दिस टू आर द सेम थिंग। ये दोनों सेम चीजें होती है, ठीक है, सेम ही चीज होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग होता है, ओके। मतलब कि ये देखो, देयर आर एन वैल्यू ऑफ एल, मतलब कि अगर देखो यहाँ पे ठीक से ध्यान देना है, अगर n की वैल्यू 1 होगा ना
तो L की वैल्यू भी 1 होगी, तो वो किस ब्लॉक में आएगा स्टूडेंट्स? P में आएगा। आ रहा है समझ में? ये समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। चलो अभी फटाफट से अभी समझ लेते हैं ये वाला चार्ट। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला चार्ट को समझने के लिए ना थोड़ा सा 360 480p में वीडियो को चालू कर दो यार, ठीक है, जिससे कि आपको समझ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कम करने का ट्राई करूँगा। ओके वेट, इसको पहले फिट कर देते हैं अपन स्क्रीन पे। यस, सो परफेक्ट, राइट। अभी देखो इसको हिलाएंगे नहीं अपन, एकदम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से देखेंगे। के शेल, शेल कौन सा है बच्चों? के है। तो के शेल में n की वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 1 होती है। आ गया सभी को समझ में? अभी कौन से ऑर्बिट में जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है n²। तो 1 का स्क्वायर कितना बच्चों? 1 ही हो गया। अभी स्टूडेंट्स l एंड n ये दोनों सेम चीज़ होता है, l और n ये दोनों सेम चीज़ होता है। ठीक है, मतलब कि n की वैल्यू 1 है, n कितना है? 1 है। तो l किससे चालू होता है स्टूडेंट? 0 से चालू होता है, इसीलिए अपन 0 लिखेंगे, राइट। ठीक है, यहाँ तक ही अपन कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक ही अभी तक अपन कर रहे हैं। वापस l पे ले लो। l के इसमें कितने ऑर्बिट्स होते हैं स्टूडेंट्स? l की वैल्यू कितनी होती है? n की 2 होती है। 2 का स्क्वायर 4, राइट। अभी ये 2 है तो मतलब स्टार्टिंग किधर से होगी? 0 और 1 होगा। फिर यहाँ पे 3 है, m 3 में आता है तो ये 9 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? 0 1 2। क्यों? क्योंकि भाई l की वैल्यू जो होती है, एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो 0 से शुरू होता है। फिर यहाँ पे 4, ये 16, तो यहाँ पे 0 1 2 3, राइट। 0 1 2 3। ओके, सो दिस विल बी द 4 वैल्यूज, दिस विल बी द 4 वैल्यूज। ओके, देखो अगर n की वैल्यू 1 हुई, ध्यान देना है, ध्यान देना है। अगर n की वैल्यू 1 हुई, देखो हाँ बहुत ज़्यादा, यस। अगर n की वैल्यू 1 हुई स्टूडेंट्स तो l की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू 0 से चालू होती है। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1, 0 के नीचे 1। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2। अगर 4 होगा तो 0 1 2 3। ओके, आई थिंक होप यू आर क्लियर टिल हियर। वाह वाह, क्लियर टिल हियर। ओके, अभी यहाँ तक आपने को समझ गया है, 1 2 3 1 2 3 समझ गया है। ओके, नाउ अभी अपन आएंगे विच इज़ सब शेल पे। ठीक है, अभी देखो सब शेल कैसे करता हूँ मैं। यहाँ पे 0 है, राइट। सब शेल का फॉर्मूला लिख लो यार सभी जन, मैंने यहाँ पे लिख के दिया है वैसे। सब शेल का फॉर्मूला विच इज़ 2l + 1, 2l + 1। अभी 2 इंटू l की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 है। ये देखो 0 है तो 2 इंटू 0 0 और ये 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 होगी। और 1 कौन से सब शेल में आता है? 1 कहाँ पे आता है बच्चों? 1 कहाँ पे आता है? ये देखो 1 कहाँ पे आ रहा है? विच इज़ S में। ठीक है, तो इट विल बी लाइक हियर, यहाँ पे आएगा S में आ जाएगा 1। ओके, सो इट विल बी हियर 1। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 0 और 1 है, तो 2l + 1, तो 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 हो गया 0 + 1 तो वो हो गया 1। ठीक है, सो 1 हो गया तो वो आएगा 2s में। ठीक है, वो आएगा किस में बच्चों? 2s में। अभी आप बोलोगे भैया 2s में कैसे आ रहा है? ठीक है, SPDF ब्लॉक देख लो, मैंने आपको जो लिख के दिया है SPDF, राइट। ये देखो, ये यहाँ पे देखो 1 है, राइट, ये यहाँ पे 1 है। तो ये देखो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? विच इज़ दिस। अभी आप बोलोगे भैया आपने तो 0 लिखा है, राइट। ये देखो अभी यहाँ पे ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये क्या है? 0 है। जहाँ पे 0 आएगा वहाँ पे S लगेगा। जिधर जिधर 0 आने वाला है उधर S लगेगा, जिधर जिधर 0 आएगा उधर S लगेगा। और ये सामने लगा दो, मतलब कि 1S, ये देखो 1 और 0, 0 की वैल्यू होती है बच्चों S, 1 की वैल्यू होती है P, SP। फिर D की वैल्यू होती है 2 और F की वैल्यू होती है 3। अभी 1, ये देखो 1 और ये 0, तो ये क्या हो गया? 1S, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1S। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 है और 0 है, तो 2 और 0 मतलब कि 2S, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2S। फिर यहाँ पे 1 है और ये 2 है, ठीक है, मतलब कि ये 2 है और यहाँ पे कितना दिख रहा है तुमको? थर्ड ब्लॉक में दिख रहा है, राइट। यहाँ पे कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। ये देखो ये 2 और ये 1, तो ये कितना हो गया? 2P। ठीक है, 2P। अब ये 3S स्टूडेंट्स, 3 और 0 3S, 3 और P, 3 और 1 3P, 3 और 3 विच इज़ 3D। ठीक है, तो ये 3D होता है। मतलब कि स्टूडेंट्स बहुत देखो, कभी कभी CET में क्वेश्चन आता है कि जो L ब्लॉक होता है, उस L ब्लॉक में
ठीक है। उस एल ब्लॉक में स्टूडेंट्स, एल ब्लॉक में जो होता है, देखो अभी ये वाला जो चार्ट है ना स्टूडेंट्स, एक बार में तो आपको समझने से ना रहा, ठीक है, एक बार में से तो आपको समझने वाला है नहीं। इसकी जब आप 4 बार प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, ठीक है, मेरा क्या यार, किसी का भी लेक्चर देख लोगे, अगर आप ये 4 बार प्रैक्टिस करोगे ये वाला चार्ट, तो आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। बस ध्यान में रखना है, 1 आया और यहाँ पे 0 आया तो ये 1s हो गया, 2 आया और 0 आया तो ये 2s हो गया, ठीक है। फिर वापस 2 आया और 1 आया तो 2p हो गया, 3 आया और 0 आया तो 3s हो गया, 3 आया और 1 आया तो 3p हो गया, 3 आया वापस और 2 आया तो d हो गया, यहाँ पे 4 आया और 0 आया तो 4s, 4 आया और 1 आया तो 4p, मतलब SPDF मैंने जो ये एज़ोमिथल क्वांटम नंबर जो आपको लिख के दिया है, ठीक है, मतलब कि अगर 4 आया स्टूडेंट्स, 4 और 0 तो क्या होगा 4s, 4 और 1, 4 और 1 आया तो इसका आंसर क्या होगा 4p होगा, ठीक है। तो इस प्रकार होगा, मतलब कि अपने को जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू किस प्रकार मिल रही है स्टूडेंट्स, 1s, याद देना है, ध्यान देना है, कैसे दिख रही है, विच इज़ 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, राइट। फिर उसके बाद 3d, 4s, 4p, ठीक है, इस प्रकार अपने को, और 4d, इस प्रकार अपने को मिलते जा रही है। और फिर बाद में ये देखो 1s, ध्यान देना है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और 4f। So in this way students we have understood this chart। ये चार्ट का फटाफट से एक जन स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे कि आपको बाद में इजी जाएगा। और जो मैग्नेटिक वैल्यूज़ होती है स्टूडेंट्स, जो भी मैग्नेटिक वैल्यूज़ होती है वो मैग्नेटिक वैल्यूज़ देखो इस प्रकार होगी। मैग्नेटिक वैल्यूज़ भी मैंने पिछले लेसन में, पिछले टॉपिक में मैंने कवर किया है, तो उधर से आपको समझ जाएगा, ठीक है। अगर वैल्यू 1 होगी तो 0 आएगा, देखो 1s होगा, s होगा तो 0 आएगा, p होगा तो 3 वैल्यूज़ आ जाएंगे। अभी भैया बोलोगे आप 3 कैसे आ रहे, तो देखो ना यार, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स, 1 है तो 1 वैल्यू मतलब 0, 3 आया तो -1, 0, +1, ठीक है। 5 वैल्यू आए, देखो यहाँ पे 5 आंसर आएगा, ये देखो हियर यू विल गेट 5 आंसर। तो 5 आंसर कैसा आएगा, 2, -2, -1, 0, 1 और 2, इस प्रकार आपको आंसर्स मिलते मिलते जाएंगे। सो होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स इन दिस चैप्टर। इन दिस वे वी कैन राइट द सबशेल। अपन इस प्रकार सबशेल लिख सकते हैं। ये सबशेल का चार्ट होता है। जब अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको ये इस पर डिटेल में सम्स दिए हैं, तो तब अपन एकदम डिटेल में वापस एक बार, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वापस एक बार वहाँ पे चेक कर लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, मैं वापस एक बार बोलना चाहूँगा, जब तक आप 4 बार ये चार्ट की प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे, सेल्फ आप चार्ट की प्रैक्टिस नहीं करोगे, और ये जो चार्ट है, ये चार्ट समझने के लिए पहले आपको ये लर्न चाहिए, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, और ये मतलब पहले आप ये 2 चीज़ बना लेना है, और फिर बाद में ये चार्ट है ना, ये चार्ट समझ में आएगा। एक बार ट्राई करना है, और फिर मेरे को बाद में ट्राई करने के बाद मेरे को कमेंट में बोलना है कि भैया समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि समझ में आया नहीं आया। एक बार ये चार्ट की 4 बार प्रैक्टिस करोगे ना स्टूडेंट्स, तो मैं आपको गारंटी के साथ वारंटी देता हूँ, आपको 12th केमिस्ट्री बहुत सिंपल जाएगी। बस आप एक बार 4 बार प्रैक्टिस तो करके देखो, आपको एज़ोमिथल क्वांटम नंबर और जो सबशेल बोलते हैं इसको, इस वाले चार्ट को, तो सबशेल अपन फोड़ देंगे। सो होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग लव, एंड यस #स्टेटबोर्ड वाले भैया, इसका जो भी है PDF फाइल मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूँ, जहाँ पे 100 से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो गए। बहुत अच्छी बात है, और इतने ज़्यादा लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं। सो मिलते हैं यार अगले पार्ट में। इसका जो एक्सरसाइज पार्ट आएगा, अभी अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, फोड़ते रहो, मचाते रहो, एंड यस ध्यान रखना है खुद का। बाय।